नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट यूरोपियन रेवोल्यूशंस ऑफ 19th सेंचुरी एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ वियना सिस्टम। हमने पिछले एपिसोड में थोड़े से इस वियना सिस्टम या जो मेटरनिक सिस्टम है, यूरोपियन सिस्टम, ये जो वर्ड है या टर्म है, इसके लिमिटेशंस को डिस्कस किया था कि क्यों इसमें क्या लिमिटेशंस थी, कैसे सम ऑफ इट वाज वेरी ओल्ड वे ऑफ थॉट, ओल्ड ऑर्डर, और वो जो नए चेंजेस थे, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस, द चेंजेस इन क्लास इक्वेशन, द इमर्जेंस ऑफ न्यू थॉट, उससे डील नहीं कर पाने में रेडी था। तो इस कारण से इस सिस्टम का डाउनफॉल या डिसइंटीग्रेशन it was quite inevitable, and then we talked about liberalism and nationalism as two important thoughts that kind of led to this disintegration, and how liberalism and old form of monarchical nationalism, they both combined to form modern nationalism, and how did it affect Western Europe, how did it lead to unification of Italy and Germany, and then finally Eastern Europe में इसका क्या impact हुआ। तो अब ये जो impact हुआ अलग अलग parts of Europe पे, ये हम देखेंगे through different revolts। तो सबसे पहले इसमें आता है the revolt in the decade of 1820s, and जैसे कि मेटरनिक ने कहा था कि when France sneezes entire Europe catches cold, तो इसकी शुरुआत, इस रिवॉल्ट की शुरुआत फ्रांस से ही होगी। इट स्टार्टेड इन फ्रांस व्हेन सम रोमांटिक्स, एंड आपको अगर याद होगा हमने जब रूसो का बात किया था तब रोमांटिसिज्म वाज फादर ऑफ रोमांटिसिज्म भी रूसो को कहा गया है। स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद का मतलब होता है जो अगेंस्ट, इट वर्क्स अगेंस्ट द करंट ऑर्डर, एनी टाइप ऑफ करंट ऑर्डर, वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है, रिवोल्ट करता है। सो सम रोमांटिक रेवोल्यूशनरीज, दे किल्ड द सक्सेसर ऑफ लुई 18th, ड्यूक डी बेरी को मार डाला, एंड सडनली इट बिकेम अ रिवोल्ट विच स्प्रेड टू इटली, बेल्जियम, स्पेन। वही चीज जिसका मेटरनिक को बहुत खतरा लग रहा था। तो देखिए, जैसे ही लुई 18 को वापस लाया गया था, वहाँ पे फ्रांस में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज, ग्रुप्स, क्लब्स एक्टिवेट हो चुके थे। ये लोग ऑलरेडी ऐसा सब ये प्लान कर रहे थे, राइट? तो दिस वॉज नॉट लाइक समथिंग एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, दिस वॉज ऑलमोस्ट लाइक वेटिंग टू हैपन। एंड सो एज द रेवोल्यूशन स्प्रेड इन टू इटली, बेल्जियम, स्पेन, इसमें अब रेवोल्यूशन स्प्रेड होते होते ग्रीस वाले एरिया में भी स्प्रेड हो जाएगी। अब उस टाइम ग्रीस वाज अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी अंडर ऑटोमन एम्पायर विच वाज इस्लामिक। आपको यदि आपने मेरी इजराइल पैलेस्टाइन वाली सीरीज सुनी है तो उसमें एक जो अरब रिवॉल्ट है, एक जो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है, उसका एक सबसे बड़ा बेसिस ही ये था कि द ऑटोमन रूलर हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा, कैलिफ ऑफ इस्लामिक एम्पायर, है ना। तो अब ये इस बात से जो एक्चुअल, जो अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर्स मानते थे, उनको तो बहुत दिक्कत थी। तो ये एक उसका एक मैं बता रहा हूं, उसका ब्रांच था। बट what I'm trying to say here is that Ottoman Empire was an Islamic empire, Greece was a Christian majority, and जैसे कि मैंने आपको कहा, जो ईस्टर्न यूरोपियन एम्पायर्स थे, ऑटोमन एम्पायर, हैब्सबर्ग, रशियन एम्पायर, उसमें बहुत ज़्यादा एथनिक और लिंग्विस्टिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी थी। तो अब वो डाइवर्सिटी यहाँ पर हमको दिखेगी। एंड ग्रीस में जो रिवोल्ट था, इट वाज सपोर्टेड बाय ब्रिटेन, एंड देन ग्रीस गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम the Ottomans in 1829, and in 1832 it also received backing from other European nation। तो ये सबसे पहला एक जोल्ट था, एक धक्का था टू वियना सिस्टम।
बिकॉज वियना सिस्टम क्या कह रहा है, वियना सिस्टम यही तो कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसको मेंटेन रहा दिया जाए, बट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म हैज स्प्रेड टू दीज एरियाज विच आर एक्सट्रीमली डाइवर्स, एथनिकली, रिलीजियस डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, और अब उसका इम्पैक्ट हमको देखने को यहां मिल रहा है. और बिकॉज ब्रिटेन देखिए ऐसा था कि ये यूरोपियन पावर्स के यूरोप के अलावा बहुत जगह झगड़े होते रहते थे. So it was so difficult for them to stay in concert of Europe, right? Because they were all fighting somewhere or the other. कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसका लड़ाई चल रहा है कुछ यूरोपियन पावर्स का, कहीं अफ्रीका में लड़ाई हो रहा है, कहीं लैटिन अमेरिका में लड़ाई हो रहा है. तो they were constantly fighting for places, resources and expansion somewhere outside. So how was it possible to stay united within that concert of Europe? So वहां पर भी अब हमें डिवीजन देखने को मिलेंगे. दूसरा एक जो 1820s में जो रिवोल्ट हुआ, इसका एक और क्या इंपैक्ट था. एक तो ये ग्रीस की इंडिपेंडेंस का पॉइंट है, दूसरा ये था कि ये रिवोल्ट, ये आइडियाज अब लैटिन अमेरिका में फैल गए. लैटिन अमेरिकन कंट्रीज वर स्पेनिश कॉलोनीज, और वहां पे क्या हुआ कि द रिवोल्ट टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल साइमन बोलीवार between 1815 to 1825. और साइमन बोलीवार बेसिकली सेड कि वो कोलंबिया, जो उस टाइम न्यू ग्रेनाडा कहलाता था, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया को सबको इंडिपेंडेंट करा के एक साथ बना देंगे. तो एक साथ तो नहीं बना पाए, बट ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट गेन्ड अ लॉट ऑफ स्टीम, और फाइनली वहां पर इन कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिला. अब हुआ क्या कि जैसे ही साइमन बोलीवार का जो रिवोल्ट था वो स्टार्ट हुआ, तो फियरिंग दैट रिवोल्ट इन लैटिन अमेरिका, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, who were like the proponents of this system, planned to send armies to suppress the revolt. And Britain did not want this. Britain actually wanted कि ठीक है वहां रिवोल्ट हो रहा है तो थोड़ा सा कोई एक कंट्री कमजोर होगी if it is sent out of these colonies. So Britain opposed this decision of Austria and Russia to send armies. And when they did not agree with Britain on this, Britain ने क्या किया, अमेरिका को उकसाया. अमेरिका को बोला कि भाई तुम्हारे बगल में कोई यूरोपियन पावर आके ये सब कर रही है एंड यू आर जस्ट सिटिंग लाइक दैट. तो देन अमेरिका इंटरवीन, और यहां पर 1823 में एक बहुत फेमस डॉक्ट्रिन दिया था उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट मुनरो ने. इट्स कॉल्ड मुनरो डॉक्ट्रिन. और मुनरो डॉक्ट्रिन का बेसिकली मतलब उन्होंने ये कहा था कि देखो ऐसा है कि लैटिन अमेरिका जो है वो अमेरिका का एक गलियारे जैसा है. इट इज आवर एरिया, और यहां पर इफ समवन इंटरफेयर्स it will be considered equivalent to interference our internal affairs. इतना बोल दिया. तो इसका मतलब क्या हुआ, जब अमेरिका ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया तो these armies couldn't go there, और यहां से this gave a new direction to USA's foreign policy, which was basically US will not interfere in Europe's matters and vice versa, which was the policy of splendid isolation. तो 1820s के रिवॉल्ट के ये दो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस आप कह सकते हैं. एक तो ग्रीस का इंडिपेंडेंस और दूसरा मुनरो डॉक्ट्रिन. अब आते हैं रेवोल्यूशंस ऑफ 1830s, और इसमें क्या होगा, अभी लुई 18th की डेथ होगी 1824 में, तो चार्ल्स 10th को एम्परर बनेंगे. एंड चार्ल्स 10th अभी वही पुरानी दुनिया में ही जी रहे हैं, इनको पता नहीं उस टाइम का माहौल समझे भी थे कि नहीं, बट ही ट्राइड टू री एस्टैब्लिश मोनार्की, एब्सोल्यूटिज्म इन मोनार्की, ट्राइड टू री एस्टैब्लिश द पावर ऑफ चर्च एंड डिसमिस द लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो अब इसके अगेंस्ट तो बहुत बड़ा रिवॉल्ट होना ही था. तो रॉयलिस्ट, रिपब्लिकन्स एंड बोनापार्टियंस ये सारे यूनाइटेड फ्रंट पे होकर दे फॉट अगेंस्ट चार्ल्स 10th के सब टाइप के डिसीजंस एंड हिज गवर्नमेंट फेल. एंड
इसमें जब रिप्लेसमेंट की कौन रिप्लेस करेगा, अब ये नई गवर्नमेंट कौन बनाएगा, तो बोथ रिपब्लिकन्स एंड बोनापार्टियंस डिड नॉट सक्सीड. वन रीजन बीइंग कि इट वाज फ्रेश इन द मेमोरी, यू नो, द रीन ऑफ टेरर वगैरह, फिर नेपोलियन का रूल, ऑल ऑफ दैट वाज फ्रेश इन द मेमोरी. सो रॉयलिस्ट जो राजतंत्रवादी थे, दे गेन्ड सक्सेस एंड देन अंडर लुई फिलिप a new constitutional monarchy was set up. अब आपको लगेगा कि फिर से गोल घूम के मोनार्की पे ही पहुंच गए, बट इस टाइम क्या है ना कि लुई फिलिप डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ पीपल ऑफ फ्रांस, किंग ऑफ फ्रेंच पीपल, है ना. उसने अपने आप को किंग ऑफ फ्रांस की जगह किंग ऑफ फ्रेंच पीपल डिक्लेयर करा. तो कम से कम हम देख रहे हैं कि यहां पर अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर से आएगी रेवोल्यूशन के बाद. एंड देन अगेन फ्रांस छीका है, तो नाउ दिस विल स्प्रेड टू अदर कंट्रीज एंड बेल्जियम गेन्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम हॉलैंड इन 1833. याद है आपको कि बेल्जियम और हॉलैंड को मिला के नेदरलैंड बना दिया था. तो बेल्जियम विल गेन इंडिपेंडेंस और यहां पे फिर से ब्रिटेन हेल्प करेगा बेल्जियम को. क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि इंग्लिश चैनल के, देखिए इंग्लिश चैनल के बगल में फ्रांस और बेल्जियम दो इंपॉर्टेंट वहां पर कंट्रीज है, एंड ब्रिटेन सॉ द यूज ऑफ बेल्जियम एज अ बफर स्टेट, कि इसको हम बफर की तरह, कि कोई भी अगर एनिमी आगे चल के हम पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये एक बफर एरिया होगा, और मान लीजिए ये बफर एरिया भी व्हेन इट इज ओवरटेकन देन वी विल कम इनटू पिक्चर. तो ऐसा होगा वर्ल्ड वॉर 1 में, जर्मनी विल टेक ओवर बेल्जियम, राइट, एंड देन ब्रिटेन विल एंटर द वॉर. तो ये एक और मतलब ये स्प्रेड हुई रेवोल्यूशन. सिमिलरली फिर नेशनलिस्ट डिमांड्स इन जर्मनी स्टार्टेड गोइंग इंक्रीजिंग, एंड इन इटली मज्जीनी फॉर्म्ड यंग इटली नाम का एक ग्रुप विच बेसिकली encouraged people to revolt or encouraged people's movement towards यूनिफिकेशन. आगे चल के इटली के यूनिफिकेशन का अब यहां पर फाउंडेशन बिल्ड हो गया है. तो ये हुआ 1830s के रेवोल्यूशन. अब आते हैं 1848 के रेवोल्यूशन. अब यहां पर देखिए 1848 के रेवोल्यूशन दो तीन बड़े कारण थे. एक तो सबसे पहले एंगर अगेंस्ट द मैटरनिक सिस्टम, है ना, वो बार बार इरप्ट हो रहा है, हमको दिख रहा है, लगातार कहीं ना कहीं इरप्ट हो रहा है. सी द होल पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज दैट यू नो नेशनल बॉर्डर्स के नॉट, आपने एक्सपीरियंस देखा होगा कि इट कैन नॉट स्टॉप थिंग्स लाइक वायरसेस एंड यू नो लाइक पैंडेमिक्स एंड डिजीजेस. थॉट्स को तो रोकने का सवाल ही नहीं उठता. थॉट्स तो और ज्यादा मिनिस्क्यूल और ज्यादा इतनी सब्जेक्टिव और पीपल बेस्ड होती है. आप थॉट्स को स्प्रेड होने से बहुत मुश्किल होता है रोकना, एंड दैट इज व्हाई द एंगर अगेंस्ट द मैटरनिक सिस्टम वाज कॉन्स्टेंटली इरप्टिंग. देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1848 तक आते आते, अब मैंने आपको जैसे बताया मिडिल क्लास पावरफुल है एंड देयर इज अ न्यू लेबर क्लास, तो उसके कारण भी उसका इंपैक्ट हमको 1848 के रेवोल्यूशंस पे देखने को मिलेगा. एंड देन आफ्टर 1845 सक्सेसिव क्रॉप्स, पोटैटो क्रॉप्स फेल्ड. देखिए पोटैटो का क्रॉप यूरोप में जब फेल होता था तो वहां पर बहुत बुरी हालत हो जाती थी, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द स्टेपल. और उस जहां पर भी ऐसी सिचुएशन होती है तो बस वो रिवॉल्ट और जनता का एंगर बढ़ जाता है और सिचुएशन गड़बड़ा जाती है. तो ये फिर से 1848 स्टार्टेड इन फ्रांस, एंड उसमें लुई फिलिप की सरकार गिरेगी, और फिर जब 1848 के इलेक्शंस होंगे तो उसमें रिपब्लिकन्स की जीत हो जाएगी. तो जब रिपब्लिकन्स की जीत होगी तो फिर सेकेंड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस बनेगा. टोटल 5 रिपब्लिक ऑफ फ्रांस बनेंगे, उसमें ये अभी सेकेंड वाला है. और फिर सेकेंड वाले रिपब्लिक के बनने के बाद 1848 में जब इलेक्शंस फॉर न्यू रिपब्लिक विल टेक प्लेस, तो बोनापार्टियंस विल विन, एंड जो नेपोलियन के नेफ्यू है लुई नेपोलियन थर्ड विल बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, एंड विद इन 4 years ही विल एंड द रिपब्लिक एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एम्परर. तो ये कहने का मतलब ये है कि ये यू नो इट इज गोइंग बैक एंड फोर्थ ओवर एंड ओवर, बट हर बार कुछ एक नया चेंज हो रहा है, कुछ एक नया डेवलपमेंट हो रहा है. अब देखिए व्हाई फ्रांस कुड नॉट स्टे रिपब्लिक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग
बात है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो होगा क्या ना कि ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1848 एक सोशलिस्ट पॉलिटिशियन, सोशलिस्ट वर्ड आ गया है यहां पर, सोशलिज्म आ गया है, राइट। सोशलिस्ट पॉलिटिशियन लुई ब्लांक, he will become the member of provisional government and begin advocating for cooperatives in order to guarantee employment for the urban poor। ये आ गया, वही नोशन रेजोनेट हो रहा है जो जैकोबियन गवर्नमेंट के जिस टाइप के प्रोमिसेस थे, मैंने उस टाइम ही कहा था कि यहां पर सोशलिज्म का बीज, you know, it will start germinating from here, and now this is 1848, and जैसे ही ऐसा होगा, जब लुई ब्लांक ऐसे करेंगे, तो मिडिल क्लास विल फील थ्रेटेंड by the socialist direction this whole revolution started taking place. So therefore they will strengthen Louis Napoleon III to suppress the socialist ideas, जैसे उनके अंकल नेपोलियन ने किया था, who suppressed the Jacobean thoughts, radical thoughts को suppress करने का काम किया। तो यहां पर मिडिल क्लास देख रहे हैं किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है। अगेन एंड अगेन आई वांट टू एम्फसाइज, बहुत बार, साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, दैट मिडिल क्लास नेवर वांट्स अ फुल रेवोल्यूशन। जितने इंटेलेक्चुअल्स भी थे, दे डिड नॉट वांट अ रेवोल्यूशन, क्योंकि दे वर ऑल मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स। दे वांटेड लाइक पीसफुल चेंज ऑफ ऑर्डर, है ना। बट यहां पर हम देख रहे हैं मिडिल क्लास प्लेड दैट रोल, एंड दैट्स व्हाई फ्रांस कुड नॉट स्टे अ रिपब्लिक फॉर लॉन्ग। Now this whole wave will also spread to Spain and Portugal, जहां पर अब constitutional demands rise होने लगेंगी and new constitutions will be set up. Revolts will now intensify in Austria, and so much so that Metternich will escape to Britain, and initially monarch of Austria थोड़ा झुक जाएंगे, comply करेंगे, but then Russia will send its army to suppress the revolt। तो देख रहे हैं ईस्टर्न यूरोप में किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है, वेस्टर्न यूरोप में कैसे क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं हमें। एंड इसके रिएक्शन में ब्रिटेन में एक चार्टिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होगा, एंड द एम ऑफ द चार्टिस्ट मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1836 इज टू गेट पॉलिटिकल राइट्स फॉर द वर्किंग क्लास। देखिए ये बार बार ये आइडिया विच वाज ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन थी कि अब एक लेबर क्लास, एक वर्किंग क्लास डेवलप हो गया था। पहले फार्मर्स, आर्टिसंस, ये सब होते थे, है ना। अब एक वर्किंग क्लास भी बन गया था, और दिस वर्किंग क्लास लेड अ चार्टिस्ट मूवमेंट इन ब्रिटेन। अच्छा, जर्मनी में क्या हो रहा है? जर्मनी में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट यूज्ड द लिबरल अप्रोच टू टेक अ स्टेप टू यूनाइट जर्मनी, और इन्होंने क्या कोशिश करी? दे ट्राइड टू मेक द रूलर ऑफ प्रुशिया, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, द मोनार्क ऑफ यूनाइटेड जर्मनी, एंड ही डिक्लाइंड। He declined because he was not aligned with this whole idea itself, so he declined. And in Italy, Charles Albert, who was the ruler of Piedmont, Sardinia, he will come under nationalist pressure, and he will try to unite Italy without any external help. और उसमें क्या होगा? ऑस्ट्रिया उस पर अटैक करेगा और ऑस्ट्रिया से वो हार जाएगा। तो ये जो idea of unification of Italy for that time took a kind of hit, है ना। तो एक बात हमको बहुत समझने की जरूरत है कि revolt, although it spread to many different parts of Europe, in many places it could not break the existing order, especially Central and Eastern Europe में things stayed almost unchanged, है ना। वो चेंज ज्यादा हुआ नहीं। एंड इसका एक बड़ा रीजन क्या था? सबसे पहले द अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जितना चाहता था अपने लेवल तक, वहीं तक पहुंचने देता था, एंड देन इट वुड पुल आउट, और इट वुड स्टार्ट सपोर्टिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन जस्ट सो दैट देयर इंटरेस्ट आर नॉट थ्रेटेंड। दूसरा क्या था कि फार्मर्स ऑल्सो इन मेनी एरियाज, व्हेन feudalism in those areas was abolished, they backed out, and that kind of, you know, weakened the whole revolution and these movements. तो ये
इसके रीजंस थे कि ये इतना ज्यादा ऑर्डर को चेंज क्यों नहीं कर पाया, बट फिर भी कहने का मतलब यह है कि अभी ये बार बार जो रेवोल्यूशंस हो रहे हैं इनका हमें लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। और इनका एक लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस जो सबसे पहला था कि जो जर्मन और इटालियन नेशनलिस्ट थे, दे लर्न द लेसन, है ना, जो एक्सपीरियंस हुआ उनका, उससे उनको क्या लेसन मिला कि दे वेंट नाउ अवे फ्रॉम लिबरलिज्म एंड टुक मोर मिलिटरिस्टिक एंड अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच टू यूनाइट देयर ओन कंट्रीज, टू यूनाइट जर्मनी एंड इटली। दूसरा, कार्ल मार्क्स ने ये विटनेस किया। क्या विटनेस किया कि मिडिल क्लास एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह बिहेव करता है, सो ही सॉ मिडिल क्लास एज अपॉर्चुनिस्टिक and he therefore then expected the laborers to develop their own leadership. दूसरा, he did not accept farmers as proletariat, सर्वहारा की कैटेगरी में फार्मर्स को नहीं लाए। क्यों? क्योंकि he said कि फार्मर्स भी कहीं कहीं जगह पे लैंड ओनिंग क्लास होता थे। तो यहां से these two things may had helped him develop the मार्क्सिस्ट मॉडल। और मार्क्सिस्ट मॉडल वही जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ही वाज रिलीज्ड इन 1847-48, उसमें उन्होंने क्या कहा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ क्योंकि यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट फॉर चेन्स। ये चेन्स वाला जो रेफरेंस है ये रूसो वाला है कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। तो इन्होंने कहा कि मजदूरों एक हो जाओ कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेन्स, जंजीरें हैं बस। और यहां से प्रोलेटरिएट, सर्वहारा एंड बुजुआ, मतलब जो मिडिल क्लास है, देयर मूवमेंट विल बी सेपरेटेड। यहां से ये दोनों सेपरेट मूवमेंट्स हो जाएंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस है जो हमको देखने को मिलता है ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1848। और यहां पर आकर आज हमने 1830 के रेवोल्यूशंस डिस्कस करे, जिसमें हमने बोले दो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, ग्रीस का इंडिपेंडेंस, मुनरो डॉक्ट्रिन, फिर हमारे 1848 के रेवोल्यूशंस में जहां के हमने दो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अभी डिस्कस किए। एंड हमने देखा कि कैसे दोनों ही फ्रांस से स्टार्ट हुए और अलग अलग कंट्रीज को इम्पैक्ट करा इन डिफरेंट वेज। अगले एपिसोड में नाउ वी विल मूव ऑन टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड देन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और वहाँ से हम कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।